हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 की, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन भूमि संसाधन। यानी हम प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे वो मेनली किसकी, भूमि संसाधन की, क्योंकि भूमि संसाधन के एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जल संसाधन के बारे में बता रखा है, देन आपको ऊर्जा संसाधन के बारे में बता रखा है। तो 3 यूनिट है जो कि नेचुरल रिसोर्स पर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर बात करो भूमि की, तो भूमि क्या मनुष्य के लिए सबसे कीमती और प्राकृतिक संसाधन है जो हमें क्या है, नेचर ने दे रखा है। ये स्थल मंडल का हिस्सा है। अब स्थल मंडल मत पूछना क्या होता है भाई, लिथोस्फीयर कहते हैं इसको, जमीन वाला पार्ट होता है। इसके अंदर सारे पहाड़ पर्वत सब स्थल मंडल का हिस्सा है, ठीक है भाई। और जीवन को सहारा देती है, जहाँ पर लोग अपना घर बना पाते हैं, रह पाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज कर पाते हैं, तो भूमि पर ही करते हैं। भूमि जो है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हो जिसके अंदर कार्बन है, और जितने भी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन नहीं, वो अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनका मिश्रण होती है भूमि, ठीक है। आपको दोनों ही प्रकार के जो पदार्थ हैं आपको भूमि में देखने को मिल जाएंगे। भूमि हमें कई चीज़ देती है, जैसे कि भोजन, फाइबर, दवाएं, खनिज। अब भोजन कहाँ से मिल जाएगा, भोजन के लिए तो भाई फसल लगानी पड़ती है ना, तो मिल तो जमीन से रहा है ना, एक तरह से ग्रो जमीन में कर रहे हैं। और कृषि उत्पादन हम कर पाते हैं, जैव विविधता हमको देखने को मिलती है भूमि पर, और कार्बन पृथक्करण भी हमें देखने को मिलता है, यानी कार्बन को अलग करना किसी भी पदार्थ से, वो हमको जो है भूमि पर ही देखने को मिलता है। भूमि का जो मुख्य उपयोग है वो वनस्पतियों और स्थलीय जीवों को सहारा देना है, लेकिन आज इसका यूज बहुत अलग ही लेवल पर हो रहा है। भूमि के लिए खतरे हैं, जैसे थ्रेट्स हैं, जैसे कि मनुष्य द्वारा दुरुपयोग करना, यानी ओवर यूज करना। कुप्रबंधन, यानी भूमि का ढंग से मैनेजमेंट नहीं करना, यानी मिस मैनेजमेंट करना, जिससे जो भूमि का धोवन हो जा रहा है। अब कुप्रबंधन कैसे हो जा रहा है भाई, अत्यधिक कृषि कर ले रहे हैं, शहरीकरण की वजह से, उद्योग वगैरह लगा देने से, तो दुरुपयोग कर रहे हैं मनुष्य इसका, इस प्रकार का यूज करके। और कुप्रबंधन है यानी जमीन का ढंग से मैनेजमेंट ना करना, ठीक है। इस वजह से हो क्या रहा है, अब इन सब की वजह से जो मैंने आपको बताया, अत्यधिक कृषि कर लेना, शहरीकरण की वजह से, उद्योगों की वजह से, तो भूमि जो है ना कम उत्पादक हो रही है। मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जितने अच्छी वो फसल दे पाती थी उतने अच्छी ग्रोथ वो नहीं दे पा रही है। भूमि जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो गिरते जा रही है और प्रदूषित हो रही है भूमि। समझ आ रहा है आपको। अब भूमि क्षरण क्या है और मृदा अपरदन क्या है। तो भूमि इस वजह से क्या हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता में कमी हो रही है। भूमि क्षरण क्या होता है कि भाई लैंड की क्वालिटी गिरना, और मृदा अपरदन होता है कि मिट्टी में कटाव हो जाना। मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, जो सबसे पौष्टिक होती है, सब पोषक तत्व जिसके अंदर होते हैं, वो लेयर अलग अलग कारणों से हट जाना। इस वजह से होता है क्या है, भूमि का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उर्वरता है, यानी फर्टाइलनेस है, वो कम हो जाती है। अब मृदा अपरदन होता है क्या, सिंपल सा बता चुका हूँ वैसे आपको, तो हवा और पानी द्वारा मिट्टी का बह जाना, इसको मृदा अपरदन बोलते हैं, है ना। और बहुत सारे रीजन होते हैं, अगर हम मिट्टी का ओवर यूज कर रहे हैं और या मिट्टी में पानी भर जा रहा है, तो इससे भूमि क्षरण हो जाता है, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। अब इससे मानव जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि हम भूमि पर ही निर्भर हैं, और भूमि खराब हो रही है ना, भूमि की क्वालिटी गिर रही है, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान रखना है। अब मरुस्थलीकरण क्या है भाई, अब इन सब के बारे में ना दोबारा हमें पढ़ना है, यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक आपकी बुक में बता रखा है स्टार्टिंग में ही। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है भाई, भूमि क्षरण, यानी भूमि खराब होने का सबसे गंभीर रूप है। जो भूमि सबसे गंदी हालत हो जाती है उसको मरुस्थलीकरण ही बोलते हैं। आप देख सकते हो, मेरे सामने इमेज आपके सामने लगा रखे हैं, मरुस्थलीकरण का एक एग्जाम्पल है। अर्धशुष्क क्षेत्रों की भूमि उत्पादकता खोकर बंजर रेगिस्तान जैसी हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जो कि अर्धशुष्क क्षेत्र है, मतलब ना बिल्कुल सूखे हुए ना बिल्कुल गीले हैं, है ना, मतलब वहाँ पे नमी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र जो है इनकी भूमि उत्पादकता लगातार घटती जा रही है, और बंजर जमीनें बनते जा रही हैं, रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसी भूमि होते जा रही है। कारण क्या है, मानव जनित गतिविधि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और जलवायु परिवर्तन यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि भाई अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ होना, चाहे वो उद्योगों से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो पेड़ काटने से रिगार्डिंग हो, तो इससे जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे ज़मीन पर इम्पैक्ट तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं भूमि संसाधन। अभी हमने सिर्फ भूमि की बात करी है, और भूमि के मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है, फलाना ढिमकाना, हमने सब बात कर ली है। अब हम बात करेंगे भूमि संसाधन की। तो भूमि संसाधन क्या है भाई, जब भूमि को हम किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, तो भूमि संसाधन बन जाता है। समझ रहे हो भाई। तो भूमि, जो भूमि है ना भाई, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से करता है इंसान। कैसे भाई, कृषि के लिए करता है, माइनिंग के लिए कर लेता है, पशुओं की चराई के लिए करता है, बस्तियां घर बसाने के लिए करता है, ये आपको पता है। आप भी कहीं रह रहे हो तो आप जमीन पे ही रह रहे हो ना। कोई खनन कर रहा है, कोई कृषि करता है, तो वो सब जमीन पर ही होता है, तो भूमि संसाधन बन जाता है वो।
अब भूमि संसाधनों को ना हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला, बहुत स्थिर संसाधन, मतलब कि जो बिल्कुल भी नहीं बदलते, जैसे कि स्थल रूप हो गया आपका, कोई संरचना हो गई है ना, कोई खनिज किसी चट्टान में पड़े हुए हैं, तो ये स्थिर संसाधन है तो भूमि संसाधन, लेकिन ये बदलते नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मामूली स्थिर संसाधन, जैसे कि जो समय के साथ बदल सकते हैं, जैसे कि मिट्टी, है ना, मिट्टी ध्यान रखना है, ठीक है, पानी नहीं। उसके बाद बहुत अस्थिर संसाधन, क्या, तेजी से बदलते हैं, जो कि जैसे वनस्पति, जैव विविधता, जो कि जमीन पर आपको देखने को मिलती है, तो ये तेजी से बदलते हैं। समझ आ गया भाई आपको? तो भूमि संसाधनों को आप इन 3 कैटेगरी में रख सकते हो। अब भूमि की ना महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि भोजन और फसल उत्पादन जो भूमि पर देखने को मिलता है, लकड़ी, ईंधन, औषधि, ये सब जमीन से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं। खनिजों की आपूर्ति हमें हो जाती है। जैव विविधता का संरक्षण, यानी जैव विविधता को हम बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं जब बच जाते हैं, ठीक है, जमीन पर, क्योंकि उनको आवास मिलता है एक तरह से, और जीवन के लिए स्थान प्रदान करना, ये कुछ सेवाएं हैं जो कि भूमि के द्वारा हमको मिल जाती है। अब खनिज की बात कर लेते हैं, तो खनिज बेसिकली क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ जो कि पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलता है, जो कि खनन करके जो है पृथ्वी की पपड़ी से निकाला जाता है। समझ आ रहा है? और ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना। ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि लिमिटेड है। अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो इनको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएंगे एक तरह से, और बनते भी नहीं है, ये इनको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो जिनको हम फिर से बना सकते हैं, है ना, फिर से रिन्यू कर सकते हैं। बट खनिज एक तरह से क्या, गैर नवीकरणीय संसाधन है। ये 2 प्रकार के हैं बेसिकली, धात्विक और गैर धात्विक, ठीक है भाई। तो धात्विक खनिज क्या होता है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता, इनके अंदर धातु मिला होता है, मेटल होता है, इसलिए इनको धात्विक खनिज बोलते हैं। गैर धात्विक खनिज की बात करो तो ग्रेफाइट, अर्भक, ठीक है आपका, उसके बाद फेल्सपार, चूना पत्थर, ये सब गैर धात्विक है। खनिज ईंधन की बात करूं तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या ईंधन है? ये ऐसे खनिज जो कि ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। तो मुख्य प्रकार तो यही है, धात्विक और गैर धात्विक, ठीक है भाई। ये अधात्विक भी आप बोल सकते हो कि खनिज ईंधन तो है कि कभी खनिज को ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं। महत्व की बात करूं तो उद्योगों के लिए कच्चा माल और विकास से मुख्य भूमिका निभाते हैं कौन भाई? खनिज। खनिज एक तरह से रॉ मेटेरियल की तरह काम करते हैं उद्योगों के लिए, जहाँ पर भी इन खनिजों की जरूरत पड़ती है। भारत की स्थिति की बात करूँ तो लोहा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, तांबा से जस्ता के समृद्ध भंडार हमको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? आगे चलो, मिट्टी की बात कर लेते हैं भाई। तो मिट्टी भी क्या, एक भूमि संसाधन ही, ध्यान रखना है। तो मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी पतली परत होती है जहाँ पौधे उगते हैं। मिट्टी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है, और नवीकरणीय संसाधन है भाई, ध्यान रखना। अपक्षय से बनती है और नष्ट होती रहती है और फिर से बन जाती है। अपक्षय क्या होता है भाई? चट्टानों का टूटना, बिखरना, बहुत सारे कारणों से हो सकता है वो, है ना। तो चट्टानों का टूटना क्या है? वो अपक्षय है। चट्टानें टूटती हैं, नदी या हवा द्वारा उसको कहीं बहकर लिया जाता है, तो एक जगह पे इकट्ठी होती है, तो वहाँ पर मिट्टी बन जाती है। फिर वहाँ से रिवर चलेगी, है ना, तो वहाँ पर उस जो मिट्टी बनी उसको वो वहाँ से उखड़ जाएगी। तो कहने का मतलब मिट्टी जो है अपक्षय से बनती है, फिर नष्ट हो जाती है। तो एक नवीकरणीय संसाधन है, बिगड़ती है, बनती है वापिस से, है ना। और मिट्टी का सबसे उपजाऊ परत क्या है? ह्यूमस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं, पोषक तत्व हमको देखने को मिल जाते हैं। सबसे मिट्टी की जो परत होती है उसको 6 हिस्सों में बांटा जाता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। होरिजन, आपको होरिजन कहते हैं इसको, ए होरिजन, बी होरिजन, ऐसे करके। तो जो ह्यूमस वाली परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, जहाँ पर पोषक तत्व आपको देखने को मिल जाते हैं। मिट्टी की भूमिकाओं की बात करूँ तो पौधों के लिए पोषक तत्व, पानी और सहारा प्रदान करती है। कृषि और वन पारिस्थितिक तंत्र का आधार है, क्योंकि पेड़ पौधे जो उग पाते हैं, ये वन वगैरह, वन में पेड़ पौधे तो हैं ही, तो वो मिट्टी की वजह से ही उग पाते हैं। कृषि भी सफल मिट्टी की वजह से ही हो पाती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो कृषि अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कार्बन का भंडार और माइक्रोबियल विविधता आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना भाई। तो माइक्रोब्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। कार्बन भंडार आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का भंडार है। कैसे? क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे सड़े गले पदार्थ, है ना, जानवर, पौधे जो है यहाँ पर डिकम्पोज होते हैं, तो उनके अंदर कार्बन आपको मिट्टी के अंदर मिला रहता है। भारत की प्रमुख मिट्टियों की बात करो तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, रेगिस्तानी और अम्लीय मृदा आपको देखने को मिल जाएगी भारत के अंदर। बस आपको कमेंट में एक आंसर देना है या बताना है कि जलोढ़ मृदा कौन से एरिया में देखने को मिलती है, काली कहाँ पर, लाल, लेटराइट कौन सी जगह पे आपको देखने को मिलती है। बस
आपको मेजर स्टेट बताना है, हर जगह नहीं बतानी है कि जलोढ़ मेजर स्टेट कौन सा जहाँ पे जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, जैसे काली मृदा, ऐसे लाल भी। आगे चलें, कृषि की बात कर लेते हैं। तो भूमि का सबसे बड़ा उपयोग कृषि में ही होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। विश्व की लगभग 40% भूमि कृषि पारिस्थितिक तंत्र से ढकी हुई है, जहाँ पे कृषि होती है। कुल 4.4 अरब हेक्टेयर में से 1.6 अरब हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। तो जितनी भी अपने पास 4.4 अरब हेक्टेयर भूमि है, उसमें से 1.6 अरब हेक्टेयर भूमि जो है खेती लायक है। विकासशील जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें कृषि प्रमुख आर्थिक आधार है, मतलब कि अधिकतर लोग कृषि कर रहे होते हैं। पिछले दशकों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से उत्पादकता बढ़ी है। तुमको पता होगा कि फसल की ग्रोथ जल्दी करने के लिए लोग फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, यानी रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करते हैं, जिससे ग्रोथ जल्दी हो जाती है प्लांट्स के अंदर, अ, फसल के अंदर। और कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे जो है जो कीट होते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ी है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के यूज़ से पता है क्या हो रहा है, भूमि खराब होते जा रही है, भूमि की क्वालिटी गिरते जा रही है, भूमि का क्षरण हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है भूमि के अंदर, और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आ रही है। आगे चले, प्राकृतिक वन उत्पाद की बात कर लेते हैं। तो यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट की। तो वनों से ना सामग्री प्राप्त होती है, जैसे कि लकड़ी, जिसमें ईंधन, फर्नीचर, लकड़ी मिल जाती है जो कि ईंधन के लिए यूज होती है, फर्नीचर के लिए यूज होती है, और निर्माण कार्य के लिए यूज होती है, अगर लकड़ी का कुछ बनवा रहे हैं तो। लुगदी यानी कागज बनाने के लिए, और चारा के लिए जो है ये सामग्री जो वनों से ही मिल जाती है। गैर लकड़ी वन उत्पाद, गैर लकड़ी वन उत्पाद यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, NTFPS, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं गैर लकड़ी वन उत्पाद, इंग्लिश में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि अब देखो, गैर लकड़ी वन उत्पाद का मतलब है जैसे फल, बीज, गोंद, रेजिन, औषधीय पौधे, शहद, तेल, ये सारे वो हैं जो कि बिना लकड़ी के शामिल है इसमें। मतलब वन में लकड़ी के अलावा सारे ही उत्पाद जो आपको लिखे हैं, ये सारे लकड़ी को छोड़कर हैं, जो कि यूज करते हैं लोग, वनों से प्राप्त करते हैं, है ना। और टिम्बर का मतलब यहाँ पर ऐसी लकड़ी से है जो कि इमारत बनाने के लिए, है ना, मतलब इमारतों में कुछ अगर तुम्हें लकड़ी का बनवाना है, फर्नीचर बनाना है, तो उसके लिए यूज होती है, जिसको इमारती लकड़ी भी हम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो गैर लकड़ी वन उत्पाद सबको समझ आ गया होगा, लकड़ी को छोड़कर सारे उत्पाद जो कि वन से मिलते हैं, इसका मतलब ये है। अब इनके उपयोग क्या है, खाना पकाना, पशु आहार, उपचार, घरेलू जरूरतें जो हैं अ, हम कर पाते हैं, मतलब ठीक है, फल बीज ये सबका इनका उपयोग आपको बता चुका हूँ। ये जो सामग्री मैंने बताई है, इनका उपयोग हम कर सकते हैं खाने पकाने में, पशु आहार के लिए, उपचार के लिए, जैसे औषधि है, उपचार के लिए यूज़ कर लिया जाता है, घरेलू जरूरतें होती हैं कुछ, उसके लिए इनका यूज़ कर लिया जाता है। और वनों से आय भी होती है, रोजगार का स्रोत भी मिलता है। कैसे मिलता है ये आगे दे रखा है, ठीक है, आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। और देशों के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं, रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर लोग रोजगार मिलता है, लोग यहाँ पर अपना धंधा चला रहे होते हैं, तो टैक्स तो भरते हैं ना गवर्नमेंट को, तो राजस्व उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं औषधीय पौधों की। तो जंगलों से प्राप्त बहुत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन, ध्यान रखना है। तो औषधीय पौधे क्या है, बहुत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, जो कि जंगलों से मिलते हैं, वनों से मिलते हैं। लगभग 80% विकासशील देशों की आबादी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु इन पौधों पर निर्भर है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पौधों का यूज करते हैं, ध्यान आपको रखना है। कई रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है इन औषधीय पौधों को। इनकी मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाएं है ना, उसके दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं। एलोपैथिक क्या, जो आप मेडिसिन लेके आते हो डॉक्टर वगैरह से जाके, उनको एलोपैथिक दवा बोलते हैं, तो उसके काफ़ी दुष्प्रभाव भी होते हैं, एक तरह से ड्रग्स ही होती है, ध्यान रखना है आपको। तो इस वजह से जो है इन औषधीय पौधों की डिमांड बढ़ते जा रही है। उष्णकटिबंधीय वनों में औषधीय पौधों की विशाल विविधता हमको देखने को मिल जाती है, जो कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो कि बेसिकली ऐसे पौधों को बेचते हैं। वनों का ना आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये आजीविका चलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि लकड़ी व NTFPS बेचना, लकड़ी बेचना, है ना। और जो बिना लकड़ी को छोड़कर जितने भी उत्पाद बच गए, NTFPS बच गए, उनको बेचना, है ना, आजीविका चलती है। और फर्नीचर बनाना, हस्तशिल्प बनाना, ये सब में लकड़ी का यूज़ होता है, जो कि वनों से मिलती है। तो वनों का आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत हो जाता है। और लॉगिंग उद्योगों में रोजगार देना, क्या होता है भाई लॉगिंग उद्योग मतलब, तो आपको पता है कि मैंने बताया वनों से, जंगलों से लकड़ी काटी जाती है ना, लकड़ी दी जाती है, तो लकड़ी को काटने का काम, अब कुछ लोग जिनको लकड़ी चाहिए, लकड़ी कटवाने का काम जिसको देते हैं, वो होता है भाई लॉगिंग उद्योग। तो इसमें रोजगार मिलता है लोगों को, तो आजीविका चलती है वनों की वजह से, तो उनका आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आगे चलें, अब प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो डायरेक्ट लाभ थे जो कि हमें मिल रहे थे। ये अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, मिट्टी पोषक तत्व प्रदान करना, पशुओं के लिए चारा, परागण में मदद, ठीक है, परागकण होगा यहाँ पे, ठीक है भाई।
और कटाव रोकना और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, ये वनों से मिलती है हमें। और वन कहाँ पर भाई, भूमि संसाधन पर होते हैं, भूमियों पर होते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 अरब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं, ये आपको ध्यान रखना। समझ आ रहा है भाई आपको? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन, ठीक है। तो भूमि आच्छादन मतलब क्या हो गया कि भूमि को किससे कवर कर रखा है, भूमि पर है क्या। तो भूमि की सतह पर देखे जाने वाला जो भौतिक आवरण होता है उसको भूमि आवरण बोला जाता है या भूमि आच्छादन बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे अब हमको भूमि पर वनस्पति देखने को मिल सकती है, तो उस पर आवरण किसका, वनस्पति का है। हमें पानी देखने को मिलता है जमीन पर, नंगी मिट्टी देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, तो ये क्या आवरण है जो भूमि पर हो गया है। ये क्षेत्र जो है सर्वेक्षण, उपग्रह तस्वीरों, हवाई चित्रों से पता किया जाता है। मतलब कि जो हम ये देख रहे हैं ना, ये भूमि पर आवरण किस किस चीज का है, तो इस सर्वेक्षण से, उपग्रह तस्वीर जो आपको सैटेलाइट से मिलती है, हवाई चित्र जो है उनसे पता चलता है कि भाई कौन सी जगह पे क्या है। IGBP क्या है इसका मतलब, इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम। ध्यान रखना, जो कि ने क्या करा है, भूमि आवरण को, जो मैंने आपको भूमि आवरण बताया पीछे, इसको 17 वर्गों में बांट दिया है। जैसे कि वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, ऐसे करके 17 वर्गों में बांट दिया भूमियों को, यानी कि भूमि आवरण को, भूमि आच्छादन को, है ना भाई। अब वैश्विक भूमि क्षेत्र जो कि अपना 13.2 बिलियन हेक्टर है, इसमें क्या है 12% जो है खेती के लिए यूज होता है, 28% जंगल है वहाँ पर, 35% चरागाह और वुडलैंड है, ठीक है भाई। और बाकी कुछ बच गया तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ध्यान रखना है। तो और इसका क्षेत्र भी दे रखा है 12%, यानी कि 1.6 बिलियन हेक्टर खेती के लिए, 3.7 बिलियन हेक्टर जंगल के लिए, 4.6 बिलियन हेक्टर चरागाह और वुडलैंड के लिए। अब भूमि उपयोग की बात करूं तो भूमि का उपयोग किस काम के लिए हो रहा है ये बताता है अपना भूमि उपयोग, है ना। तो भूमि आवरण का मतलब है जैसे कि घास का मैदान, लेकिन भूमि उपयोग का मतलब क्या है, खेती, चरागाह, स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो ये भूमि का उपयोग हो रहा है। अगर बोल रहा हूँ घास का मैदान है, पानी है, तालाब है, तो ये भूमि आवरण है। यहाँ पे घर बन रखे है, भूमि आवरण है एक तरह से, ना। भूमि उपयोग क्या, लोग खेती कर रहे हैं, चरगाह कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रखा है लोगों ने, तो ये सब भूमि उपयोग है। यानी कि भूमि आवरण सतह कैसी दे दिखाती है, और भूमि उपयोग ये बताते हैं कि मनुष्य इसका उपयोग कैसे करता है। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना है। आगे चले, भूमि उपयोग परिवर्तन की बात करूँ तो लगातार अब क्या हो रहा है ना, भूमि का उपयोग बदलता जा रहा है। लोग अलग अलग तरीकों से भूमि का यूज कर रहे हैं। पहले कुछ साल पहले भूमि का उपयोग अलग कारणों से होता था, अलग रीजन की वजह से होता था, लेकिन आज अलग रीजन्स की वजह से हो रहा है। जैसे कि कृषि में हो रहा है ना, शहरों का विस्तार हो रहा है, लगातार भूमि पर शहर बसाए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, खनन करा जा रहा है, चराई का काम करा जा रहा है, ठीक है। और ये बदलाव जो है ना, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य दोनों को बदल देता है। क्योंकि ये सब बदलाव जब आएगा ना, तो जो इकोसिस्टम होता है तो उसकी संरचना बदलेगी, क्योंकि यहाँ के जो जीव है वो यहाँ से कहीं चले जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही बदल जाएगा और कार्य दोनों बदल जाएगा। जो पारिस्थितिक तंत्र सेवा दे रहा होगा, पढ़ा है ना पीछे मैंने पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के बारे में, तो उसकी सेवा कार्य सब बदल जाएगा। और मानव बस्तियां के बाद ये परिवर्तन बहुत तेज हुआ है ना। ऐसे मानव बस्तियां बसने लग गई, उसके बाद से जो ये परिवर्तन बहुत तेज हो गया है। समझ आया भाई आपको, ध्यान रखना है। आगे बात करें, अब भूमि उपयोग के, जो भूमि उपयोग परिवर्तन हो रहा है, यानी भूमि उपयोग जो पहले होता था अब नहीं हो रहा है, उसका अलग कारण, अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो उसके मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई, कृषि भूमि का बढ़ना, तेज शहरीकरण, औद्योगिकरण और मरुस्थलीकरण। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, भूमि उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। कैसे भाई, देखो वनों की कटाई होगी, अब पहले वन थे ना वहां पर, तो किसी चीज में यूज करेंगे उसका हम, लेकिन जब वन कट गए तो हम उसका यूज किसी और पर्पस के लिए कर सकते हैं ना। ऐसे कृषि भूमि बढ़ा रहे हैं तो भी भाई हम उसका यूज कर रहे हैं अलग पर्पस के लिए। शहरीकरण कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है तो उसका हम भूमि का यूज कर रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, यानी कि शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि भूमि का यूज भी बदल जा रहा है। पहले ये सब नहीं होता था ना, तो ये सब होने की वजह से ही भूमि उपयोग का परिवर्तन हो रहा है। भूमि उपयोग अब अलग अलग पर्पस के लिए हो रही, जो पहले नहीं होती थी। आगे चले, भूमि उपयोग परिवर्तन से भाई प्रभाव क्या पड़ते हैं पर्यावरण के ऊपर। तो जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि अब तुम एक जमीन को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उस जमीन पर पहले किसी प्रकार की जैव विविधता हमें देखने को मिलती थी, डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, जीव रहते थे, लेकिन अब आप जमीन का यूज किसी और चीज के लिए कर ले रहे हो, तो वहाँ की जो जैव विविधता थी, जो जीव रहते थे, उनकी हानि होएगी नहीं होएगी, होएगी भाई। प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण हमें देखने को मिल रहा है, और कचरे का जमाव हो रहा है। तो ये क्या कुछ प्रभाव है जो पर्यावरण के ऊपर देखने को मिलता है।
आगे चले, मानव जीवन पर भी प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर भूमि का यूज आप किस चीज के लिए कर रहे हो, उस हिसाब का आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन की गुणवत्ता में कमी आ रही है, आजीविका पर भी जो है खतरा बन रहा है। आगे चले, भूमि क्षरण की बात कर लेते हैं। तो भूमि क्षरण होता क्या है? तो मनुष्य द्वारा अधिक दोहन के कारण भूमि की उत्पादकता क्षमता में कमी आना, ये क्या होता है भाई? भूमि क्षरण होता है। तो इससे क्या, इससे मिट्टी के रसायन, उर्वरता, जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ता है, यानी कि रसायन भी जाते हैं मिट्टी के, उर्वरता भी खत्म हो जाती है, और जहाँ पे जो जीव रह रहे थे उन पर भी क्या नेगेटिव असर पड़ता है। और भूमि क्षरण जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिक तंत्र को बदल देता है, क्योंकि भूमि का यूज बदल गया, भूमि की क्वालिटी चले गई, तो वहाँ की पारिस्थितिक प्रक्रियाएं बदल जाएंगी और वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन अब नहीं मिलेंगे ना जिस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पर चल रहा था। अब वो कंडीशन बदल गई, भूमि बदल गई, तो वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी बदल जाएगा। भूमि क्षरण के प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं? तो भूमि की क्षमता घटने से भोजन, लकड़ी, ईंधन, फाइबर आदि की आपूर्ति कम हो जाती, जो कि उस जगह पे मिल रही थी। पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ता है और इसकी सेवाएं कमजोर हो जाती हैं। भूमि क्षरण के प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई है, मिट्टी का कटाव हो जाना। मिट्टी का कटाव मतलब कि मृदा अपरदन, ठीक है ना भाई? मिट्टी की क्वालिटी गिर रही है, मतलब कैसे? मिट्टी के कटाव की वजह से मिट्टी के ऊपर की सोइल की जो लेयर है वो हट जा रही है, किसी भी कारण से हो सकता है, नदी से, नदी के पानी से, हवा से, ऊपर की लेयर का हटना। अप्रत्याशित मौसम, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मान लो, है ना भाई, बारिश हो जा रही है बहुत तेजी से, तो वो भूमि को क्षरण करेगी। सूखा या बाढ़ आ जाना। आधुनिक कृषि पद्धति जो आज के टाइम में हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं ना, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ये आज की केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग हो चुकी है, जिससे भाई भूमि का क्षरण होता ही होता है। मृदा प्रदूषण फैलाना और तेजी से बढ़ता शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन करना, तो इससे भी क्या हो रहा है? भूमि का क्षरण हो रहा है। समस्या क्यों गंभीर है? समस्या क्यों गंभीर है? भूमि क्षरण से जैव विविधता घटती है भाई, आपको पता है। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, आर्थिक विकास प्रभावित होता है, जो पहले के मुकाबले हो रहा था वो थोड़ा घटता या बढ़ता है, सीधा सा मतलब है, यानी प्रभावित तो होता है। समाज और आजीविका पर असर पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भूमि क्षरण से, तो इसलिए समस्या गंभीर है। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन, जिसको मिट्टी का कटाव भी बोल सकते हो। होता है क्या है? तो हवा, पानी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उपजाऊ परत हट जाना। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत होती है मिट्टी की, तो वो हट जाती है। और ऊपरी परत में जैविक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि कटाव से क्या होता है? अब ऊपर की परत हट गई तो उपजाऊ शक्ति घट गई, उस मिट्टी की कम रह जाएगी और पौधों का विकास भी रुक जाएगा। जो पोषक तत्व मिल रहे थे पौधों को, वो हम नहीं मिलेंगे। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग 200 से 300 वर्ष लगते हैं, और कटाव की क्षति की भरपाई बहुत धीमी होती है। कटाव तो हो गया मिट्टी का, चलो मान लो, लेकिन उसकी भरपाई है ना, वो बहुत धीरे धीरे होगी वो कंपैरेटिवली। मिट्टी कटाव के कारण क्या होता है भाई? प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे कि ढाल वाली भूमि है तो पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी की बनावट पे भी असर पड़ता है, रेतीली मिट्टी जल्दी कटती है, टाइट मिट्टी होगी तो वो कम जल्दी कटेगी। मौसम संबंधी कारण, तेज बारिश, बाढ़, सूखा या जलवायु परिवर्तन से बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं जो है मिट्टी में कटाव करती हैं। मिट्टी कटाव मतलब कि ऊपर की परत हट जाना मिट्टी की, वो किसी कारण से भी हट रही, प्राकृतिक कारण से हट रही है, मैंने आपको बता दी कैसे हट रही है ना। मानव जनित कारण की बात करो तो जब वनों की कटाई आप करोगे तो आपको पता होगा, वनों के अंदर जो पेड़ है ना, उनकी जड़ मिट्टी के अंदर तक होती है। जब आप पेड़ काट रहे हो ना, तो आपकी जड़, उसकी जड़ उखाड़ रहे हो, तो जड़ के साथ मिट्टी की पूरी मिट्टी उखड़ जाती है। तो इससे क्या होता है भाई? ऊपर की परत तो हट रही है, तो ये क्या है? मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटाव है। तो जड़ों की कमी से क्या होगा? तो और जड़ क्या करते हैं? मिट्टी को बांधे रखती है, आपको पता होना चाहिए। तो जड़ों की कमी से क्या होगा? मिट्टी को जो बांधने वाला तंत्र है ना, वो कमजोर हो जाएगा। रासायनिक गहन तथा व्यापक खेती, यानी आप भाई ऐसी खेती कर रहे हो जो केमिकल का यूज़ आप कर रहे हो, यानी फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हो जो केमिकल बेस्ड है। आप अपनी फसली ग्रोथ के लिए करो, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो क्या हो रहा है? इससे भूमि खराब हो रही है ना, तो ये मानव जनित कारण है। मिट्टी में कटाव तो आ ही रहा है ना भाई। मिट्टी जैव विविधता और नमी कम होती है, ध्यान आपको रखना है, रासायनिक गहन व्यापक खेती से, है ना। या आप अत्यधिक सिंचाई आप कर रहे हो तो मिट्टी ढीली हो जाती है, ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ज़्यादा पानी आप डाल रहे हो ना सिंचाई के लिए। या अतिचारण, तो घास हटने से मिट्टी खुली पड़ जाती है, ध्यान आपको रखना। तो अतिचारण की वजह से भी जो है मिट्टी का कटाव हमको देखने को मिलता है, तो ये मानव जनित कारण है। आगे चले, अब मृदा संरक्षण के उपाय क्या है? तो कृषि आधारित उपाय की पहले बात कर लेते हैं। तो बिना जुताई या कम जुताई खेती, है ना भाई, तो हमको बिना जुताई की खेती करनी है या कम जुताई वाली खेती कर लेनी है। फसल चक्र का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है ना। फसल चक्र आप समझते हो ना भाई, कि क्रॉप रोटेशन करना है, मिक्स्ड फार्मिंग कर देना, यानी कि भाई अलग अलग फसल को बोना है कि जमीन पर, या थोड़ा टाइम देना।
आज आपने ये फसल बोई है तो थोड़ा टाइम देके आप दूसरे कुछ टाइम दो फिर आप फसल बो, तो ऐसा फसल चक्र बना रहता है, क्रॉप रोटेशन। तो अब ये करोगे तो इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और मिट्टी में कटाव भी नहीं आएगा। मल्चिंग क्या होता है? मिट्टी को ढककर नमी और पोषक तत्व बचाना, इसको मल्चिंग बोलते हैं। ध्यान रखना आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि डैश मिट्टी को ढककर नमी और पोषक तत्व बचाने की प्रक्रिया है, तो मल्चिंग है वो। ढाल हवा नियंत्रण उपाय कैसे कर सकते हैं भाई? तो सीढ़ीदार खेती हम कर सकते हैं, सीढ़ीदार खेती नाम से पता चल रहा है। और ये देखो कंटूर खेती, सीढ़ीदार खेती, ये सब ना आपको पहाड़ी उबड़ खाबड़ वाले एरिया में देखने को मिलती है, जहाँ पर मिट्टी का कटाव रोका जाता है। कैसे भाई? सीढ़ीदार खेती होती है, ये कुछ ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब ये तो ना गोलाई, ये तो आपको गोलाई में देखने को मिलेगा बिल्कुल, ठीक है, ऐसा कुछ प्रकार का, ऐसा है ना, फिर थोड़ा ऐसा, फिर ऊपर थोड़ा ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार की खेती, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखता है पहाड़ों या उबड़ खाबड़ एरिया पे, इसको बोलते हैं सीढ़ीदार खेती। और कंटूर खेती भी कुछ इस प्रकार की खेती होती है, ध्यान रखना है ढालों वगैरह पे, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ढाल वाली खेती कर सकते हैं, जिससे हवा नियंत्रण का उपाय होता है, जिससे क्या होता है मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। और पवन रोधक या जीवित बाढ़ या रेत की बाढ़ लगा सकते हैं हम। बाढ़ मतलब कि प्रोटेक्शन लगा देना मिट्टी के चारों तरफ, जिससे जो हवा या पानी वहां पे घुस ना पाए, जिससे कटाव भी ना हो, ठीक है भाई। वन रोपण हम कर सकते हैं। वन रोपण कैसे करेंगे भाई? पेड़ लगाना। वन रोपण का मतलब क्या? पेड़ लगाना, जिससे क्या होते हैं जड़ें मिट्टी तक जाएंगी, मिट्टी को बांधते बांधे रखेंगी और कटाव रोकेंगे। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण की भाई, डेजर्टिफिकेशन की। तो क्या होता है मरुस्थलीकरण? तो भूमि क्षरण का जो चरम रूप है ना, भूमि खराब होने का जो चरम रूप है, वो मरुस्थलीकरण ही है, जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र धीरे धीरे शुष्क और बंजर हो जाते हैं। इससे जल निकाय, वनस्पति और वन्यजीव नष्ट होने लगते हैं। इसमें जो भी यहाँ पर ऐसी जमीन जो भूमि क्षरण के अंतिम स्थिति से पहुंच चुकी है, यहाँ पर जो भी जल निकाय था, तालाब झील जो भी था, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, वनस्पति कम होने लग जाती है। यहाँ पे कोई जीव रह रहा होता है तो वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। और ये मानव जातीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन दोनों के कारण होता है। वैश्विक स्थिति की माने तो यूनेस्को के अनुसार पृथ्वी के 1/3 मतलब 1/3 शुष्क क्षेत्र मरुस्थलीकरण के खतरे में है, आपको ध्यान रखना है। और इससे दुनिया भर के लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, क्योंकि जो जमीन का यूज ये कर रहे थे, अब वो मरुस्थलीकरण में बदल गई है, मरुस्थल हो गई है वो, तो उनकी आजीविका तो प्रभावित होगी ना। जो इन क्षेत्रों पर निर्भर थे, अब वो किसी काम का नहीं रहेगा ना वो क्षेत्र, ध्यान रखना है। प्रमुख प्रभाव क्या होता है? लोगों का शहरों की ओर तेज प्रवासन होता है। अब उनकी जमीन किसी काम की नहीं रही, तो लोग क्या करेंगे? शहरों की ओर तेज प्रवास करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतियों की भूमि का नुकसान होगा। अब जब लोगों का शहरों की ओर तेज प्रवासन होगा, ये प्रमुख प्रभाव है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की भूमि का नुकसान होगा। शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ेगी, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और प्रदूषण में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि पहले की जो जनसंख्या यहाँ पर रह रही थी, अब और जनसंख्या आ रही है शहरों की ओर, तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी ना, और संसाधनों पर दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सबके लिए नहीं होते ना, लिमिटेड होते हैं संसाधन। और एक जगह पर जो संसाधन है वो लिमिटेड लोगों का ही पोषण कर सकते हैं, सबका तो नहीं कर सकते, वहां पर भीड़ आते जाएगी, संसाधनों पर दबाव तो पड़ेगा ही, और प्रदूषण में वृद्धि भी होगी। कृषि भूमि का नुकसान होता है भाई, ध्यान रखना, मरुस्थलीकरण की वजह से। और भूख, गरीबी, सामाजिक असमानता बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जमीन का मरुस्थलीकरण हो रहा है ना। जमीन अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रही होती है, लेकिन मरुस्थलीकरण की वजह से वो सारे पर्पस खत्म हो जाते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो पहले मानव जनित कारण की बात कर लेते हैं। तो वनों की कटाई, अतिचारण, है ना, रासायनिक गहन कृषि कर लेना, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जल संसाधन का कुप्रबंधन, यानी कि आप जल संसाधन का तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, जल संसाधन का वेस्टेज कर रहे हो, तो जल तो खत्म हो गई ना भाई वहां पर। और अति सिंचाई कर देना, और भूजल का अत्यधिक दोहन कर देना। भूजल में जमीन, भूजल मतलब जो जमीन से लिया जा रहा है। और आर्द्र भूमियों का विनाश कर देना, वेटलैंड। ठीक है भाई, ध्यान रखना, आपको पता है वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन भी हो रखे थे। रामसर क्या, ईरान का एक शहर है, वहां पर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ये एक हुआ था। समझ आ रहा? तो ये कुछ मानव जनित कारण है, ये एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ मैं सारे पॉइंट आपको। प्राकृतिक कारण की बात करूँ, सूखा या अनिश्चित वर्षा हो रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी ज़्यादा आ जा रही है, या वर्षा कमी हो रही है। और जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, कुछ कारण जो प्राकृतिक रूप से इंसानों के हाथों में नहीं है ना। मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ता है? तो भूमि लगातार निम्नीकृत होती है ना, मतलब भूमि लगातार की क्वालिटी घटती जाती है। जब ऐसी भूमि सूखे, गर्मी या वर्षा की कमी का सामना करती है, जब पहले से भूमि लगातार गिरते जा रही है, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है, और लगातार वो सूखे, गर्मी और वर्षा की कमी का सामना करती है, तो ये रेगिस्तान जैसी स्थिति में बदल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मरुस्थलीकरण कैसे रोक सकते हैं हम? एकीकृत और बहुहितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है, मतलब कि एकीकृत और बहुहितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है। इसका मतलब कि सरकार, किसान और समाज सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।
बेहतर भूमि और जल प्रबंधन करना पड़ेगा, मतलब भूमि का प्रबंधन सही करना पड़ेगा, जल को सही तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से यूज करना है। किसानों को शिक्षित करना पड़ेगा कि भाई भूमि का यूज ऐसे करो, ना कि तुम फर्टिलाइजर का यूज करो। कोई बात नहीं, ग्रोथ धीरे धीरे मिले फसल के अंदर, लेकिन चल जाएगा, लेकिन आप फर्टिलाइजर का यूज कम से कम करो, जिससे भूमि की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी किसानों के अंदर, स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना भाई। और स्थानीय समुदाय को आवश्यक सहायता प्रदान करना जिससे उनकी आजीविका चलती रहे, और संरक्षण नीति लागू करना जिससे भूमि संरक्षित रहे, और नियम लागू करना कठोर से कठोर, है ना भाई। तो मरुस्थलीकरण रोक सकते हैं वैसे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वनों की कटाई की। तो वनों की कटाई का मतलब क्या है? जंगलों को काट कर स्थायी रूप से हटा देना, उनको यानी परमानेंटली हटा देना, ताकि जमीन का उपयोग हम दूसरे कामों के लिए कर सकें। मुख्य कारण क्या होता है? ये भूमि क्षरण, मिट्टी कटाव और मरुस्थलीकरण का बड़ा कारण है। ठीक है, जो ये वनों की कटाई आप कर रहे हो, इस वजह से क्या होता है? भूमि का क्षरण होता है, मिट्टी का कटाव हमें देखने को मिलता है, और मरुस्थलीकरण भी हमें इसी वजह से देखने को मिलता है। मतलब पहला स्टेप आप मान लो कि भाई मरुस्थलीकरण हो जाएगा इसी वजह से। वैश्विक स्थिति की माने तो एफओ के अनुसार हर दशक में लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हो रहे हैं। ध्यान रखना, 1.3 मिलियन वर्ग जंगल खत्म हो रहे हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये समस्या सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई। अब आप कमेंट में मुझे क्या बताओगे? एफओ की फुल फॉर्म मुझे बताओगे, ठीक है भाई। आगे चलो, परिणाम की बात करें तो पेड़ों की कमी से प्राकृतिक कार्बनिक सिंक घटते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पेड़ों में या वनों के अंदर कार्बनिक सिंक देखने को मिलते हैं, कार्बनों के हमें एक तरह से डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। लेकिन पेड़ों की कमी हो रही है तो कार्बन सिंक घटते जा रहे हैं। सड़े गले पेड़ों से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ध्यान रखना है। और दोनों मिलकर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाते हैं भाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा मिल रही है ना, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर गर्मी सोखने की ताकत ज़्यादा होती है। आ, ठीक है, इस वजह से और गर्मी को ये वापस जाने भी नहीं देती है पृथ्वी से, है ना। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बढ़ जाते हैं। तो परिणाम हमको ये देखने को मिलेंगे अगर आप वनों की कटाई करोगे तो। कृषि और वृक्षारोपण, तो बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए जंगलों को खेतों और बागानों में बदला जा रहा है, ध्यान रखना है। जैसे आबादी बढ़ते जा रही है, आपको पता है, तो उनकी जरूरतें पूरी करनी है, तो इसलिए जंगलों को खेतों में बदल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा डिमांड आएगी ना फ्रूट खाने की, तो फसल ज़्यादा उगानी पड़ेगी। तो इसलिए आबादी की जरूरतें पूरी करनी है, तो जंगलों को खेतों में बदल रहे हैं, बागानों में बदल रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 80% वनों की कटाई का सीधा कारण कृषि ही है। कृषि की वजह से वनों की कटाई करी जा रही है। 1950 के बाद नई तकनीक, मशीनरी और रसायनों के साथ साथ औद्योगिक कृषि बढ़ी है। मतलब कृषि किस पर्पज के लिए कर रहे हैं? औद्योगिकरण की वजह से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल चाहिए होता है कृषियों से, कृषि से, खेती से। इसलिए औद्योगिक कृषि बढ़ी है, जिससे वनों की कटाई बहुत तेज हो रखी है, ध्यान रखना। इससे भूमि, पानी और जैव विविधता, इन पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, और पड़ा है, ध्यान रखना, अभी भी पड़ रहा है। शहरीकरण की बात करूं तो बढ़ती जनसंख्या, उद्योग, व्यापार, विकास परियोजनाओं के लिए शहरों का विस्तार किया जाता है। आपको ध्यान रखना, जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, विकास परियोजनाओं के लिए क्या हो रहा है? शहरों का विस्तार कर रहे हैं। घर, सड़कें, रेल मार्ग, उद्योग, बाजार ये बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र साफ किए जा रहे हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? चैप्टर अपना भूमि का है, भूमि संसाधन का है ना, तो ये सब भूमि पर ही तो होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना है। खनन की बात करूं तो खनन क्यों होता है भाई? जहां पर आपको खनिज, जब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको खनिज देखने को मिलेंगे, तो उस जगह पर क्या होगा? खनन होगा। तो खनिज और धातुओं की मांग बढ़ने से खनन की गतिविधियां तेज हुई हैं। ओपन पीट यानी खुले गड्ढे वाला खनन अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जंगल काटे जाते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पर क्या आप खनन कर रहे हो, तो पूरा एक खुला गड्ढा बन जाता है, जिससे पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में आ रहे हैं ना जंगल, जंगल बीच में आ रहे हैं खनन के, इसलिए काटे जाते हैं। खानों के लिए सड़कें, कॉलोनी और टाउनशिप बनाने के कारण भी अतिरिक्त वन भूमि नष्ट करी जा रही है, खान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सड़कें, कॉलोनी और टाउनशिप बनाने के कारण भी तो अतिरिक्त वन भूमि नष्ट की जाती है। और उष्णकटिबंधीय देश में बड़े पैमाने पर वनों की हानि का प्रमुख कारण क्या है? बेसिकली औद्योगिक खनन है। क्यों? क्योंकि उद्योगों के अंदर जो खनिज एक कच्चा माल का काम करते हैं, तो खनन बढ़ रहा है। जितने भी उष्णकटिबंधीय देश है वहां पर, और जितने भी उष्णकटिबंधीय वन है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, घास भूमि के बारे में, वो लगातार घटता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खनन और बांध निर्माण के प्रभाव। तो खनन और बांध निर्माण का जो है सामान्य प्रभाव क्या है? तो ये हमें औद्योगिक क्रांति के बाद देखने को मिला है। उसी वजह से क्या है, खनन और जो है बांध विकास होने लगा है। लेकिन इनका जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी और स्थानीय लोगों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अब बांध बना रहे हो आप, है ना, तो बांध बनाने, सब जिस एरिया में बांध बना रहे हो, तो वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे,
उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है ना भाई। और बड़े खनन और पन बिजली परियोजनाएं जंगल नष्ट करती हैं और प्रदूषण बढ़ाती हैं। जितने भी बड़े बड़े खनन आप कर रहे हो, पन बिजली परियोजनाएं बना रहे हो, जैसे पानी से बिजली बनाना ना, पानी से बिजली बनाना क्या, ये पन बिजली है। तो ये परियोजनाएं क्या करती हैं, जंगलों को नष्ट करती हैं और प्रदूषण बढ़ाती हैं। आगे चलें। वनों की कटाई, खनन, खासकर खुले गड्ढे वाली तकनीक में बड़े जंगल साफ करने पड़ते हैं और बड़े बांध बनने पर विशाल जंगल और वनस्पति जो जलाशयों में डूब जाती है, जिस वजह से वहां पर क्या होगा, वहां का जितना ही पारिस्थितिक तंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। प्रदूषण की बात करूं तो खनन से वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण होता है, आपको पता होगा, क्योंकि धूल उड़ेगी, है ना, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण भी आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम मिट्टी मिट्टी उड़ रही है वो जाके पानी में ही ठहरेगी। मशीनों और खानों से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो खदानें खोदी जा रही है ना, ध्यान रखना उससे। अपशिष्ट चट्टान और रसायन नदियों और झीलों को प्रदूषित करते हैं। जब तो भाई जल प्रदूषण हो रहा है। बांध निर्माण के दौरान क्या होता है भाई, जब बांध बनाओगे तो भारी धूल और धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ेगा। जलाशयों में सड़ने वाली वनस्पतियों से मीथेन गैस, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस है, ये निकलती है, जिससे भाई जल तो प्रदूषित हो रहा है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही बढ़ा रहा है। भूमि क्षरण और पानी की कमी हो रही है, तो खनन में काफी मात्रा में पानी उपयोग होता है ना, जिससे भूजल स्तर गिर जाता है। और खदानें खुली छोड़ देने से क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, जो ग्राउंड वाटर था, इस वजह से क्या होता है, पानी की कमी होने लग जाती है और भूमि बंजर और मरुस्थलीकरण का खतरा यहाँ इस वजह से बन जाता है, खनन की वजह से। क्योंकि पानी तो पानी वाष्पीकृत हो जा रहा है ना, खुला छोड़ देने से खनन का काम करने के बाद, वही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाद की समस्या हमको देखने को मिलती है बांधों के अंदर। कैसे? नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी है ना, वो जलाशय में जमा हो जाती है। क्योंकि नदी का प्रवाह रोकने के लिए, उसकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं ना भाई, ताकि हम पानी का यूज बिजली बनाने के लिए कर सके। तो नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो जलाशय में जमा हो जाती है और इससे बांध के पानी स्टोर करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि गाद जो लगातार वो बांधों के पास जमने लग जाती है। और गाद भरा पानी जो है टरबाइनों को नुकसान पहुंचाता है, टरबाइन को घूमने में मदद नहीं करता, टरबाइन में दिक्कत आ जाती है। टरबाइन होता है, आपको पता होगा ना भाई, जो पानी है ना, पानी में भाप जब बनेगा और भाप से टरबाइन घूमता है, आपको ध्यान रखना है। तो बिजली उत्पादन कम हो पाती है अगर टरबाइन आपका ढंग से नहीं घूमेगा, टरबाइन को नुकसान होगा। तो समझ आ रहा है। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को नुकसान होना, तो वनों की कटाई से जीव जंतुओं के निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं, आपको पता है, तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो गई। बांध से क्या होता है भाई, जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं वो डूब जाते हैं। अगर मान लो बांध के हम प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कराएंगे, हम उसकी मरम्मत नहीं कराएंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा बांध की वजह से बाढ़ भी आ जाती है। पंजाब में यही हुआ था, आपको पता होना चाहिए। स्थलीय क्षेत्र डूब जाएंगे बांध की वजह से, और नदी का जल प्रवाह बदलता है और जलीय जीवन प्रभावित होता है इससे। तो जल में जितना भी जीवन रह रहा है, मछली वगैरह, वही प्रभावित होती है इससे। खनन की वजह से वनस्पति की सफाई होती है, जल प्रदूषण फैलता है और स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय और स्वदेशी समुदाय का विस्थापन होता है खनन की वजह से या बांध बनाने से। तो बड़े खनन प्रोजेक्ट या बांध प्रोजेक्ट जो है उसमें लाखों लोगों का घर जो है वो नष्ट हो जाता है, जमीन से उनको विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट आ गया ना, तो वहां पे लोगों को निकलना पड़ता है वहां से। और उन्हें अक्सर सही मुआवजा या पुनर्वास नहीं मिलता है, उनकी ज़मीन का उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। और अगर उनको कहीं दूसरी जगह पर भेजा भी जा रहा है रहने के लिए, तो वो ढंग का नहीं होता है, तो पुनर्वास ढंग का नहीं मिलता है। आजीविका, संस्कृति और सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है लोगों के। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना है। स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या किस प्रकार की आती है इस वजह से, वनों की कटाई से, खनन से, बांध बनाने से। तो खदान मजदूर जहरीली गैसों, धूल और रसायनों के संपर्क में आते हैं। जो काम करवा रहा है उसको कोई दिक्कत है, वो तो घर में बैठा है, एसी में बैठा है। जो मजदूर वहां पर काम कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जहरीली गैसों को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, धूल को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, रसायनों के संपर्क में आ रहा है, तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और सुरक्षा उपकरणों की कमी से दुर्घटनाएं आम है, ध्यान रखना है। अब जो भी यहाँ पे खदान में काम कर रहा है ना मजदूर, वहां पर सुरक्षा उपकरण है ही नहीं उसके लिए, यहाँ पर दुर्घटनाएं आम बात है। प्रदूषण जो है आसपास के गांवों की आबादी को भी बीमार करता है, जो है जहरीली गैसें यहाँ से निकलती हैं, धूल निकलती है, वो आसपास के लोगों को बीमार भी करता है। नई सड़कें, भारी लोगों का आगमन जो है, बेरोजगारी, अपराध और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है, सामाजिक अस्थिरता फैलती है ना भाई। अब नई सड़कें बनाई जाती है ताकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आसान हो जाए, और भारी लोगों का आगमन जब यहाँ पर होता है तो बेरोजगारी फैलती है, अपराध फैलता है और संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है, ध्यान आपको रख लेना है। इससे एक सामाजिक अनस्टेबिलिटी, सामाजिक अस्थिरता फैलती है, समाज में एक तरह से आप कह लो ऐसी गतिविधि होने लग जाती है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम, यानी कि हम भूमि संसाधनों को बचाने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, उठाए गए हैं।
तो पेड़ लगा सकते हैं, है ना, वनीकरण कर सकते हैं, कहने का मतलब है जिससे भूमि क्षरण रुकेगा। को पता है पेड़ लगाने से क्या होता है, भूमि का कटाव रुकता है, पीछे मैंने बात करा। और मरुस्थलीकरण या मिट्टी का कटाव, तो सबसे अच्छा तरीका है भाई पेड़ लगाना, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है। पेड़ जो होते हैं ना भाई, धूल प्रदूषण को अवशोषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं। और जंगल प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिक तंत्र और लकड़ी और अन्य वन उत्पाद प्रदान करते हैं, आपको पता होना चाहिए, पीछे मैंने पढ़ा है ये सब चीज़ें, है ना। और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करते हैं, कौन, पेड़। और स्थानीय समुदाय को जीवन सहारा देते हैं, कौन भाई, आपके ये वनीकरण यानी पेड़ पौधे लगाने से। समझ रहे हो भाई, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो समाप्त होती है, वो आपको समझ आया होगा। मैंने आपको फटाफट कम टाइम में पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ भी आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आता है या पर्सनल क्वेरी आप कमेंट में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने, एक लव स्टडी पॉइंट। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।